भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ था उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ था आप लोगों को बताए थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत हुआ था और दूसरा ब्रिटेन सरकार के अंतर्गत हुआ था। तो ईस्ट इंडिया एक कंपनी है और मैंने यहाँ लिख दिया है कि कंपनी का शासन हमारे देश में, कंपनी का शासन जो हमारे देश में 1773 से 1858 तक रहा। उसमें क्या क्या हुआ वह हम जानते हैं। उसके क्रम में क्या घटना घटित हुआ उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर लेते हैं सबसे पहला मुख्य विषय पर। तो क्या क्या घटना हुआ इसके बारे में जानिए। कराची रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में अभी हम लोग जानेंगे कि इस एक्ट में क्या क्या हुआ। तो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट का भारत के संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। ये जो 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट है ना, उसमें भारत में जो संवैधानिक विकास हुआ है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। इस अधिनियम के माध्यम से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया और इसी माध्यम से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण का स्थापित करने का प्रयास किया गया, यानी ब्रिटिश के रूल नियम को लाने का कार्य किया गया। अब हम लोग इसके थोड़ा एक पॉइंट और जान लेते हैं कि तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री, याद रखिएगा, तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गोपनीय समिति को सिफारिश पर 1773 ईस्वी में पारित एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की संज्ञा दी गई। तब यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की संज्ञा किसके सिफारिश पर दिया गया। तो आप कहिएगा लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा जो है गोपनीय समिति को सिफारिश करके दिया गया, लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा, यानी ये प्रधानमंत्री था ब्रिटिश का, तत्कालीन प्रधानमंत्री था। तो अब हम लोग चलते हैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में लेकर, कंपनी का शासन के अंतर्गत। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों का शासन मात्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों का निजी मामला नहीं माना जा सकता है। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा किया कि इसे निजी मामला नहीं माना जाएगा। ब्रिटिश संसद को इस संदर्भ में आवश्यक सूचना बनाने एवं निर्देश देने का पूरा अधिकार है। ब्रिटिश संसद को इस संदर्भ में, यानी कहा कि ब्रिटिश संसद जो होगा उसको पूरा कानून बनाने का इस पर और निर्देश देने का अधिकार प्राप्त होगा है। इसमें उन्होंने क्या किया, तो कंपनी के प्रशासन की देखरेख हेतु, कंपनी के प्रशासन की देखरेख हेतु इंग्लैंड में 2 संस्थाएं, निदेशक मंडल एवं हितधारकों का मंडल स्थापित था, जिसके अंतर्गत ये सारा कार्य पॉइंट चलता रहा। अब नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पे जो हम लोग थे वह क्या था, तो प्रमुख विशेषताएं। अब क्या है ना कि इसका प्रमुख विशेषता इस एक्ट का क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का जो है प्रमुख विशेषता क्या है। तो इसका फर्स्ट प्रमुख विशेषता आप 1, 2, 3 भी करके लिख सकते हैं। तो इसका है कि इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक, बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल का नाम दिया गया तथा उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। इसके अंतर्गत पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। आप याद रखिएगा कि 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया। इसके अंतर्गत पहला जो गवर्नर था वह जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। किसका,
तो 1773 के जो कंपनी शासन था वह बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल बना वह कौन बना था? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बना था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। इंग्लिश में LORDWARREN और HASTINGS हो जाएगा। तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर इस नियम के तहत, यानी इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए, यानी कि उसे इसके अधीन, इसके अंतर्गत आना पड़ा। और उसके बाद जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से स्वतंत्र थे, जबकि पहले एक दूसरे से स्वतंत्र का मतलब क्या? अलग था, मतलब क्या? आज़ाद था, वो अपना काम स्वयं करता था। लेकिन जैसे ही 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया तो इसके तहत मद्रास एवं बम्बई जो है किसके गवर्नर के अंतर्गत आ गया? तो बंगाल गवर्नर के अंतर्गत आ गया। और बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत प्रथम जो गवर्नर कौन बन गया था? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स हो गया था। आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते। तो इसका तीसरा पॉइंट यह है कि इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। बच्चों इसको याद रखिएगा। हाँ, ये पूछा जाता है। आप सोचते होंगे कि इतना भयंकर रूप से पढ़ रहे हैं, तो याद रखिए पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ने से यही फायदा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए यहीं आ गया कि इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। आपको क्वेश्चन क्या जाएगा कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब क्या गया? तो 1774 ईस्वी में क्या गया? कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में जो क्या गया था वह किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आता है? तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आता है। तो इसमें तो अपने आप क्वेश्चन बन रहा है, तो जितना आप डीप पढ़िएगा उतना आपके पास जानकारी होगा। जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कहता है कि जिसमें क्या करा है? जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 न्यायाधीश थे। कहता है कि सर एलिजा इम्पे इस उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। यानी कलकत्ता के जो थे ना कलकत्ता के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा इम्पे थे। सर एलिजा इम्पे जो थे उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। आप लोग याद रखिएगा कि सर एलिजा इम्पे जो था वह कलकत्ता के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लेके चलेंगे। और इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने एवं भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट जो कहती है, चौथा पॉइंट क्या कर रही है कि इसके तहत, यानी इस एक्ट के तहत जो है ना 1773 एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने एवं भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया। एक निजी व्यापार जो करता था, बेचना, ये करना, वो करना, उस सब पे रोक लगा दिया गया। और भारतीय से रिश्वत लिया जाता था या उपहार जो लिया जाता था, इस सब पर प्रतिबंध लगा दिया गया, रोक लगा दिया गया। अब हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं। तो अभी अब आप इसका नेक्स्ट विशेषता जो है, ये लास्ट ही समझिए है, और ये 5वां विशेषता है कि इस, देखिए जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं ना, पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ा कीजिए, तब समझ पाइएगा, अन्यथा नहीं समझ पाइएगा। हाँ, तो पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ा कीजिए। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कंपनी के गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। और क्या करा है कि कंपनी के लिए भारत में अपने राजस्व, नागरिक
और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। आप जो अभी इतना पॉइंट पढ़े, इसका 5 विशेषता पढ़े, ये भी याद कर लीजिएगा, नोट्स बनाते जाइएगा। और हम जो है धीरे धीरे आपको हर एक पॉइंट वाइज पॉइंट लेते जाएंगे। आप लोग को डेली एक वीडियो देने का कार्य करेंगे। ये भारत का संवैधानिक विकास पे अभी ये खत्म होने के बाद चैप्टर 1 चैप्टर 2 में चले जाएंगे और आप लोग इसे पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ लीजिएगा, तभी समझ पाइएगा। ठीक है ना। इस अधिनियम से क्या विशेषता था, क्या लाभ था, क्या हानि था, सारा चीज़ बताए हैं। तो आज के लिए इतना ही, क्लास को एंड करते हैं।